अगर आपको ये यकीन था वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है तो इंजीनियर राशिद पकड़ा क्यों गया? क्वेश्चन मार्क। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनअड़ी है। लेकिन इनको यहाँ लाने वाला, इन्हें खिलाने वाला, इनकी लॉजिस्टिक्स में मदद करने वाला, इनको फाइनेंस करने वाला मौत से डरता है, ये नहीं डरते। तो डराओ उसको जो मौत से डरता है। जब तक दुनिया को नहीं दिखाओगे कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तब तक दुनिया तुम्हारी दुश्मनी का सम्मान नहीं करेगी। जब तुम अपनी फोर्सेस अपने बॉर्डर पर लगा के बैठोगे तो वो अपनी फोर्सेस अपने बॉर्डर पर लगाएंगे, उनके वहां पर बंकर खुदेंगे, उनके वहां पर टेंट लगेंगे। वो शराबी कवाबी अय्याश अपने विलास से निकलकर तुम्हारे इस बॉर्डर पर आएंगे। तब उनके परिवारों को यह एहसास होगा कि अब इस जंग की, इस हरकत की, इस बदतमीजी की गर्माहट हमारे कमरे, हमारे घर, हमारी चौखट और हमारे कमरे तक भी पहुंच सकती है। तो साथियों, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर अब आप पड़ोसी मुल्क पे और पड़ोसी मुल्क की हरकतों पे और जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं उस पर नहीं बोल रहे या कम बोल रहे हैं। तो भैया आज का वीडियो उन्हीं के लिए, पहले बोल चुका हूं और सिर्फ हवाई में बातें नहीं करूंगा कि यहाँ जंग होने जा रही है, वहाँ जंग होने जा रही है। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो एक साल पहले बताते हैं कि जो चाइना के फाइटर प्लेन हैं वो डब्बा हैं, और वही लोग अब वीडियो बना के बताते हैं कि चाइनीज प्लेन से भारत को बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं हवाई में बातें नहीं करता हूँ, तर्कसंगत बातें करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z रियल टाइम डिबेट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले 40 दिनों में हमारे देश के 14 से 15 जवानों को शहीद होना पड़ा। अब हमारे होम मिनिस्टर भी हरकत में आ गए हैं। सुनने में आया है कि 500 पैरा कमांडोज उन जंगलों की तरफ भेजे गए हैं जहां पर 55 आतंकवादी छुपे हुए हैं, गुफाओं में, जंगलों में, बंकरों में। ये 55 आतंकवादी भारी हथियारों से लैस है और उस जगह पर पहुंचना आसान काम नहीं है। 4 जून के नतीजे के बाद शायद इस तरीके के संदेश विपक्ष को दिया जा रहा है, आतंकवादियों की तरफ से एक संदेश दिया जा रहा है हमारे देश की विपक्ष को कि देखो हम तो ऐसा ही तांडव करते हैं, अब आपको हम एक और मौका देते हैं सरकार को घेरने के लिए। सवाल ये उठता है, क्या इस प्रकार से आतंकवाद खत्म होगा हमारे देश से? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि हर बार आतंकवादी हमारे देश के सैनिकों को शहीद करते हैं और हम हर बार की तरह हम उसको भूल जाते हैं। क्या यह सही तरीका है? क्या हम सही जगह पर प्रहार कर रहे हैं? क्या हम जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं आतंकवाद को, 4 आतंकवादियों को मार के? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें डॉक्टर रिजवान अहमद का क्या कहना है, आप भी सुनिए। 14-15 हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए पिछले 40 दिन में जम्मू में। अब होम मिनिस्टर साहब फिर से हरकत में आए हैं, जीरो डोमिनेशन। अब यह है कि जो सुनने में आ रहा है कि 500 पैरा कमांडोज उस क्षेत्र में जहां पर यह खबर है कि लगभग 55 बाहर से आतंकी हेवली आर्म टू द टीथ जिसको बोला जा सकता है, फिदायीन मरने और मारने के लिए इन जंगलातों में छुपे हुए हैं, गुफाओं में छुपे हुए हैं, जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके अलावा एक पूरी ब्रिगेड स्ट्रेंथ यानी कम से कम 4000 ट्रूप आउटर पेरिफेरी में घेरने के लिए लगाए गए हैं और 500 पैराट्रूपर्स अंदर वहां पर ऑपरेशंस में लगे हुए हैं जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन क्या ये समाधान है? ये इस तरह तो समाधान हो सकता है साथियों कि कल को उनके पास लड़ाके ही ना बचे, उनके पास जिहादी ना बचे और वो ही धीरे धीरे इस चीज से फेज आउट हो जाएं। लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता। 4 जून के नतीजों के बाद शायद संदेश दिया जा रहा है हमारे ऑपोजिशन को कि देखो हम यहां पर कैसे मौत का तांडव खेलते हैं और तुम्हें मौका देते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का। तो सवाल उठता है, क्या ये इस तरीके से खत्म होगा? मेरा मानना है इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये फेज आउट कर जाए तो कर जाए, लेकिन नीतिगत तरीके से समय सीमा के अंदर
ये इस तरह से ये खत्म नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं। पहली चीज, अगर इंजीनियर राशिद जो 3 और 3 अगस्त 2019 को पकड़ा गया, जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व था और 5 साल से वो तिहाड़ में है, और आपको यकीन था वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, तो वो पकड़ा क्यों गया? अगर आपको ये यकीन था वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, तो इंजीनियर राशिद पकड़ा क्यों गया? क्वेश्चन मार्क। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। क्या भारत की में अज्ञात खत्म हो गए हैं? क्या स्टेट ऑफ इंडिया के पास अज्ञात नहीं बचे हैं? नहीं बचे हैं तो अज्ञात कैसे तैयार किए जाते हैं? एक मित्र मुल्क है इजराइल, जाके उससे पूछो। इसके आगे मैं क्यों कहूं? जो समझे वो समझे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। कई बार बोल चुका हूं। अगर आपको यकीन है, जब तक आप इनका, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो इनकी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो उनको पुरस्कारित कीजिए। और अगर आपको यकीन है कि वहां पर लोग इनकी मदद कर रहे हैं, इनको लॉजिस्टिक्स प्रदान कर रहे हैं, इनके लिए खाना बन रहा है, तो कोई ऐसा इंतजाम करिए कि पूरे गांव में लोगों के लिए नाकाबंदी हो जाए। और ये सिर्फ एजी कर सकता है। एजी का मतलब मैंने अभी पहले बताया था, फुल फॉर्म में। अब आप इसका फुल फॉर्म निकाल लीजिए। जब तक आप इस नेटवर्क के लॉजिस्टिक्स को, पैसे को, खाने को, बिरयानी को, सोने की जगह को नहीं चिन्हित करेंगे और उसे निस्ते नाबूद नहीं करेंगे, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। ये तो फिदायीन आए ही मरने के लिए हैं। इनको मार के आपको क्या मिलेगा? फिर आ जाएंगे। लेकिन इनको यहाँ लाने वाला, इन्हें खिलाने वाला, इनकी लॉजिस्टिक्स में मदद करने वाला, इनको फाइनेंस करने वाला मौत से डरता है, ये नहीं डरते। तो डराओ उसको जो मौत से डरता है। और डराने का सबसे अच्छा जरिया तिहाड़ नहीं है, वहाँ रह के तो वो सांसद बन गया। डराने का सबसे अच्छा तरीका है एजी। एजी समझ गए ना? जब तक एजी नहीं अपनाओगे, तब तक तुम्हें समाधान इसका नहीं मिलेगा। पहली चीज जो बता रहे हैं ना, यहाँ युद्ध होने वाला है, वहां युद्ध होने वाला है, 2 तरफा युद्ध होने वाला है। यार, अभिनंदन के टाइम को लेकर क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया। उधर हम बोलते हैं फाइटर गिर गया, एक F-16 तर हमारा गिर गया, आदमी वहां पर बंधक बन गया, फिर उसको छुड़ाया गया। क्या क्या हो गया? युद्ध हुआ? नहीं हुआ। कारगिल के टाइम पर यार क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया। बिल्कुल आइसोलेटेड एक जगह चिन्हित करके युद्ध हुआ। युद्ध हुआ? नहीं हुआ। चाइना के साथ डोकलाम से लेकर अभी तक क्या क्या हो गया? युद्ध हुआ? नहीं हुआ। जो भी तुम लोगों के सामने बैठ के बताता है यहां युद्ध होगा, यहां से युद्ध होगा, वहां से अटैक होगा, वहां से अटैक होगा, ये सिर्फ एक कहानी बनाकर तुमको, ये जो भी मीडिया है, सोशल मीडिया है, तुम्हें ये खुश कर रहा है। इतने किस्से बता दिए मैंने। युद्ध आसान नहीं है, आसान नहीं है। और युद्ध के लिए हम सक्षम हैं और धीरे धीरे सक्षम होते जा रहे हैं। दूसरा तरीका, याद करो पाकिस्तान की फौज क्या है? बिजनेसमैन है यार, वो शराबी कबाबी लोग हैं। अय्याश आराम तलब फौज है। किसकी? पड़ोसी मुल्क की। तुम जिस भी टेरेन में उनसे लड़ाई लड़ रहे हो, उनके भेजे हुए जिहादियों के खिलाफ जिस भी टेरेन में लड़ रहे हो, ये उनकी प्लेइंग फील्ड है जहां तुम उनसे लड़ रहे हो। वो भेज रहे हैं, वो मार रहे हैं, तुम सूचना पे वहां पहुंच रहे हो। वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम उन्हें नहीं देख पा रहे हो। किसी के आंख में गोली लग रही है, कहीं लैंडमाइन ब्लास्ट हो रहा है, किसी के सर पर लग रही है, फिर हम उन्हें घेर रहे हैं। कभी वो जंगलात में रात का फ़ायदा उठा के, बारिश का फ़ायदा उठा के भाग जाते हैं, कभी हम उनको मार गिराते हैं। लेकिन हमेशा लड़ाई में याद रखो कि प्लेइंग फील्ड क्या है। तो इतना कुछ आप लोगों को बता दिया, पाकिस्तान के साथ क्या क्या हुआ, चाइना के साथ क्या क्या हुआ, आप लोग सब गवाह हो उसके। युद्ध हुआ, जब भी हुआ बिल्कुल लोकलाइज्ड हुआ,
किसी की हैसियत नहीं है दो न्यूक्लियर पावर आपस में इस तरीके से भिड़ जाएं। जो रशिया यूक्रेन के साथ भिड़ा है वो सिर्फ इस दम पर भिड़ा है क्योंकि यूक्रेन का जब बंटवारा हुआ था, यूएसएसआर से अलग यूक्रेन आया था, तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने रशिया को हैंडओवर कर दिए थे। ये है उस पूरी लड़ाई का एक छोटी सी वजह। अगर यूक्रेन न्यूक्लियर पावर होता तो ये लड़ाई ना होती। पहला तो आपको मैंने बता दिया, राशिद इंजीनियर अगर तुम्हें पता था टेरर फंडिंग में है तो वो गिरफ्तार क्यों हुआ? एजी इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? जब तक तुम डर, फियर साइकोसिस समर्थकों में, फाइनेंसर्स में, खाना खिलाने वालों में, रात में अपने जंगल में अपनी झोपड़ी में सुलाने वालों के नहीं करोगे, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। 500 पैरा कमांडो से बेहतर है 5 एजीओ काम कर देंगे जो 500 पैरा कमांडो नहीं कर सकते। पहली चीज। दूसरी चीज, वॉर पर आते हैं। इनकी प्लेइंग फील्ड में हम इनसे लड़ रहे हैं। इन्होंने तय किया है कि हम तुमसे यहां पर लड़ेंगे, हम तुम्हारे सैनिकों को यहां मारेंगे। हमारी प्लेइंग फील्ड क्या है साथियों, पता है आप लोगों को? हमारी प्लेइंग फील्ड है कच्छ, हमारी प्लेइंग फील्ड है राजस्थान, हमारी प्लेइंग फील्ड है पंजाब, और दुश्मन की फौज है अय्याश, शराबी, कबाबी, बिजनेसमैन, वाइन और स्कॉच पीने वाली, और यूके में और यूरोप में और अमेरिका में अपने पेंट हाउस और अपने विलास खरीदने वाली अय्याश, और यहाँ की जमीन से जुड़ी हुई भारत माता के सपूत जो जान देने के लिए बैठे हैं। पता है कि उस घर से फायर हो रहा है, फिर भी माइक लगा के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बाहर निकल आओ, मार निकल आओ। तो दोनों फौजों के चरित्र का कम से कम कोई आपस में तालमेल या कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक प्लेइंग फील्ड तैयार करो कच्छ में, राजस्थान में और पंजाब में। वहां पे जितनी भी पीस टाइम लोकेशन में फौजें हैं उन्हें इन तीनों बॉर्डर्स पर लगाओ। जैसा ऑपरेशन ब्रास ट्रैक हुआ था जनरल सुंदर जी के नाम के समय पर, गूगल करके देखना, हाहाकार मच गया था पाकिस्तान में। जब तुम इन लोकेशंस पर जहां पर तुम ताकतवर हो, तुम अपने बॉर्डर्स पर, क्या मैं वॉर रेटोरिक की बात कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। मैं ये सब नहीं बोलता कि कल को बोल दूं चाइना के प्लेन डब्बा हैं और आज बोल दूं चाइना के फाइटर प्लेन से हम कैसे लड़ेंगे, वो छू से उड़ के आ जाएंगे। तो इन तीनों बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस लगाओ और फिर दुनिया को बताओ कि अगर यही सब रहा तो फिर युद्ध तक हो सकता है, वो आप लोगों को दौर याद नहीं होगा इंदिरा गांधी का। पूरे महीने पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पे अक्रॉस द बॉर्डर फायरिंग हुआ करती थी। जो बहुत सीनियर, जो इस टाइम मेरी एज ग्रुप के या मुझसे बड़े लोग होंगे, वो उनको ये दौर याद होगा। जब तुम अपनी फोर्सेस अपने बॉर्डर पर लगा के बैठोगे तो वो अपनी फोर्सेस अपने बॉर्डर पर लगाएंगे, उनके वहां पर बंकर खुदेंगे, उनके वहां पर टेंट लगेंगे। वो शराबी, कबाबी, अय्याश अपने विलास से निकलकर तुम्हारे इस बॉर्डर पर आएंगे। तब उनके परिवारों को यह एहसास होगा कि अब इस जंग की, इस हरकत की, इस बदतमीजी की गर्माहट हमारे कमरे, हमारे घर, हमारी चौखट और हमारे कमरे तक भी पहुंच सकती है, और इसमें मेरे घर का लाल भी शहीद हो सकता है जो उनके घर का लाल है। अभी तो जो ये मारे जा रहे हैं ये किसी के घर के लाल नहीं है, ये तो एक रिमोट कंट्रोल्ड इंसान है जो इस तरह तैयार किए जा रहे हैं। लाल और रिमोट कंट्रोल इंसान का जिस दिन तुम फर्क समझने लगोगे, पता चल जाएगा कि ये समस्या कैसे खत्म होगी। तो जब तुम अपने बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस लगा दोगे, जब उनकी बॉर्डर पर फोर्सेस आ जाएंगी, तब यही अमेरिका जो आज खाना पूसी करता है कि एक बात इंडिया की तरफ से बोल दी, एक बात फटकार पाकिस्तान को लगा दी, फिर एक भारत की तरफ से कुछ बोल दिया, फिर फटकार पाकिस्तान को लगा दी, और हम सब बैठ के मूर्ख ताली बजाने लगते हैं, फिर वो बीच में कूदेगा। वो तुमसे कहेगा कि तुम्हारी समस्या क्या है, तो तुम बताओगे हमारी समस्या ये है, इस समस्या को बंद करवा दो, वरना हम वहां से अंदर घुस जाएंगे जो तुम्हारी कमजोर कड़ी है, और इतना अंदर घुस जाएंगे
और क्या आप समझ रहे हैं? जो मैंने बताया, अभिनंदन के टाइम पर क्या हो गया, कारगिल के टाइम पर क्या हो गया, अक्साई चिन के टाइम पर क्या क्या हो गया, बताइए, इतिहास देख के बताइए। वॉर हुई, फुल फ्लेजेड वॉर हुई। ये तक है कि टैंक घुसे और बाहर आ गए और उनके भी घुसे और बाहर चले गए। जब तक दुनिया इस आहुति जो भारत के सपूत दे रहे हैं, इनके लिए दुनिया एक फुल फ्लेजेड जंग की आहट नहीं देखेगी, जंग का खतरा नहीं देखेगी बिटवीन टू न्यूक्लियर नेशंस, जंग होगी नहीं। लेकिन इसका समाधान, इसका फल और इसका समाधान तुम्हें वहां मिलेगा। उनकी प्लेइंग फील्ड से निकलकर अपनी प्लेइंग फील्ड पर आओ। और जब वो टेंटों में रहेंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, और दूर रहो बॉर्डर से, फिर जब उनके पसीने छूटेंगे, फिर देखना इसका समाधान पाकिस्तान की जनता ही तुम्हें निकालकर कैसे देगी, जो नहीं चाहती। यही पॉलिटिकल फैमिलीज और यही आर्मी फैमिलीज पाकिस्तान की तुम्हें इसका समाधान निकाल के देंगी। जब आईएसआई पर दबाव होगा कि अपनी बेवकूफ़ियां बंद करो, तुम तो अपने वॉर रूम में बैठे रहोगे और हमारे कैप्टन और मेजर और कर्नल, किसकी बात कर रहा हूं, दुश्मन मुल्क की, लड़ने के लिए बॉर्डर पर तैनात हो गए हैं। हम नहीं चाहता कि गोला बारूद चले और रॉकेट और टैंक चले और एंड में ये न्यूक्लियर नेशंस है। थोड़ा सा अगर स्क्रमिश हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इंटरनेशनल ताकतें अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी कि इस बॉर्डर की, इस कश्मीर की समस्या का समाधान निकाला जाए। मैं नहीं कह रहा वॉर होगी, कारगिल के टाइम पर भी नहीं हुई। ये करके देखो, उधर 500 पैरा कमांडो से बेटर हैं 5 एजी, ज्यादा अच्छा काम करेंगे। और इधर तुमने जिस दिन इन बॉर्डर्स पर अपनी फोर्सेस लगा दी और दूसरे को अपने आलीशान विला से बाहर निकलवाकर बॉर्डर पार तंबू में रुकवा दिया और उसकी शराब, कबाब और अय्याशी और आराम तलबी पर एक अंकुश लगा दिया, और उनको भी बता दिया कि बेटा वहाँ अगर शहीद होंगे तो उधर तुम भी शहीद होगे, तो दोनों को बोलना हूँ शहीद होंगे। तो फिर देखो, उस देश की सिविल सोसाइटी, उस देश के परिवार, उस देश की पॉलिटिकल थिंकिंग, उस देश की रीजनेबल थिंकिंग कैसे अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर इसका समाधान करेंगे। और फॉरेन पावर से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये फॉरेन पावर हमारे मैटर में, कश्मीर के मैटर में इंटरफेयर करें। ये अपनी फटी में हमारे पास आएंगे। उधर कहीं इजराइल में फंसे हैं, इधर यूक्रेन में फंसे हैं। इन इंटरनेशनल हालातों का फायदा उठाओ कि लोग कहेंगे साला कोई और एक फ्रंट ना खुल जाए। वो तो उन 2 कंट्रीज में फ्रंट खुला हुआ है, हमास और इजराइल और रशिया और यूक्रेन, जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है। इसमें 2 न्यूक्लियर पावर आमने सामने आ गए तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। सब लग जाएंगे सुलह सपाटा कराने में कि ये हरकतें तू बंद कर। कौन? ये पड़ोसी गंद का ढेर। जब तक दुनिया को नहीं दिखाओगे कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तब तक दुनिया तुम्हारी दुश्मनी का सम्मान नहीं करेगी। तो पहला, एजी का इस्तेमाल करो। 500 पैरा कमांडो से बेहतर 5 एजी करेंगे। दूसरा, बॉर्डर पर वहां पर फ्रंट डेवलप करो जो तुम्हारी प्लेइंग फील्ड है, जहां तुम ताकतवर हो, जहां पर मौका पड़ने पर तुम इतना अंदर घुस सकते हो कि इनके दिमाग ठिकाने आ जाएं और दुनिया कहे कि यहाँ से कहीं भारत की सेना अंदर घुस गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इनकी फौजें जब बॉर्डर पर आके रहेंगी, मेन लाइन फौज, ये फिदायीन नहीं, मेन लाइन फौज, और उनके घरों में टेंशन पहुंचेगी, तो इसी गंदगी में से एक रीजनेबल वॉइस उठेगी जो कहेगी कि इस बदतमीजी को, इस खून के खेल को बंद करो। और तीसरा, 3 साल के लिए अपने सारे संबंध खत्म करो, एम्बेसीज में ताले लगाओ और कह दो कि 2 साल बाद हम रिव्यू करेंगे कि इस मुल्क से हमारे कोई भी संबंध हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये है 3 टायर पॉलिसी जो मेरे हिसाब से इसका सल्यूशन निकाल के देगी। और अगर ये बात आती है साहब बॉर्डर पे लगा दें, कहीं वॉर हो गई, ये हो गई, और आप बैकफुट पर आते हो, तो भैया हर महीने 2-4 शहीद होते रहो, वीर गति को प्राप्त होते रहो, भारत माता की जय के नारे लगाते रहो, और ऐसा ही फिर देश चलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।
दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।